तो कल की क्लास में हमने 7 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम आगे करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि 25 के 25 क्वेश्चन आपको करा पाएँ, ठीक है? तो 8वां क्वेश्चन देखो पहले तो। अच्छा, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ लेना, ना बहुत ही आसान-आसान क्वेश्चन है, खुद ट्राई करेंगे ना तो अपने आप निकल जाएँगे, ठीक है? पहले 1-2 क्वेश्चन को आप देख लेना कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, है ना? 1-2 बातें भी आपको बतानी हैं, उसके बाद आप बाकी सारे क्वेश्चंस खुद ट्राई ज़रूर करना, समझ गए? जैसे 8वां क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लो। क्या लिखा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक हमारे पास थैला है, उसके अंदर 3 तो लाल बॉल हैं और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है? इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब होता है कि बिना किसी चीटिंग के। हमने ऐसा नहीं किया कि उस थैले को देखा हो पहले, है ना? फिर हर एक बॉल को छुआ हो, ऐसा नहीं किया हमने। हमने क्या किया, हाथ डाला ऐसे और जौन-सी भी बॉल मिली वही निकाल ली, ऐसे। यादृच्छा का मतलब है कि बिना उस थैले को देखे हुए, बिना चीटिंग किए हुए, बिना बिना किसी बॉल को चुने हुए, हमने रैंडमली हाथ डाला, जौन-सी भी आई वही निकाल ली, है ना? तो जब आप हाथ डाल कर के कोई एक बॉल निकालोगे, या तो वो बॉल लाल होगी या फिर कौन-सी बॉल होगी? काली होगी, ऑब्वियस सी बात है लाल नहीं होगी, है ना? अब ध्यान दीजिए, या तो वो बॉल लाल होगी या फिर वो बॉल लाल नहीं होगी। लाल नहीं होगी मतलब काली होगी। भाई सिंपल सी बात है, 2 ही तो बॉल हैं, 2 ही प्रकार की तो बॉलें हैं, या तो वो लाल बॉल होगी या काली होगी। अब काली को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि लाल नहीं होगी, बात तो सेम ही हुई। तो ये बात क्वेश्चन में क्या की है? कि इसकी प्रायिकता क्या है कि जो गेंद आप निकालोगे, वो गेंद लाल होगी। यानी मुझे ये बताना है कि भैया इसका चांस क्या है, इसका की पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मैं बॉल निकालूँगा ना, वो लाल हो, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है जो मैं बॉल निकालूँगा वो लाल ना हो। तो दोनों की पॉसिबिलिटी बतानी है, लाल की भी और लाल नहीं की भी। कैसे बताएँगे वो समझो। तो सबसे पहले मैं डिटेल लिख दूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंद हैं कितनी भैया? लाल गेंद है जी हमारे पास 3। फिर काली गेंदों की संख्या। काली गेंद कितनी है? ये है जी 5। फिर हम लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या। टोटल बॉल कितनी है? 5 और 3 8। ये हमारे पास डिटेल हो गई। अब प्रायिकता निकालना स्टार्ट करते हैं। हमें प्रायिकता निकालनी है लाल गेंद की। लाल गेंद निकालने की। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। निकलने की प्रायिकता मतलब भाई जब मैंने हाथ डाला उस थैले में, तो मेरे हाथ में लाल बॉल आएगी, लाल बॉल निकलेगी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? कितने परसेंट चांस है? कितना चांस है कि वो लाल बॉल हो? ये बताना है मुझे, है ना? तो इसलिए मैंने लिखा कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता का फ़ॉर्मूला कराया था आपको याद है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। मतलब जो आप निकालना चाहते हैं, वो कितने हैं और बटे में कुल कितने हैं, ये बताया था ना? अब मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ? लाल गेंद की। तो लाल गेंद कितनी है? 3 है। बटे में कुल बॉल कितनी है? 8 है। तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने के जो चांसेज़ हैं, वो हैं 3/8। अब मैंने 3/8 बोल तो दिया, आपने लिख भी लिया होगा 3/8, लेकिन 3/8 का मतलब क्या है? दिमाग में पिक्चर तो नहीं बन रही ना? मैंने कह दिया यार कि लाल बॉल निकालने की पॉसिबिलिटी 3/8 है। अब आपके दिमाग में पिक्चर तो बनी ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं 3/8 का मतलब क्या है ना? तो आप एक काम करो, इस 3/8 को परसेंटेज में चेंज कर लो, आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी। जो एनसीईआरटी बुक है ना आपकी, उसने सिर्फ़ इतना करके छोड़ रखा है, लेकिन आप चाहो तो इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। परसेंटेज में चेंज करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट चांस है कि लाल बॉल निकल के आएगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं परसेंटेज में चेंज कर लेता हूँ। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? तो ये कुछ हो जाएगा फिर अपना, ये 12.5 पे कटता है, चाहे आप काट के देख लेना। 12.5 तिया कितना हो गया? 12 तिया 36, और 12.5 तिया हो गया फिर 37.5 हो गया। यानी 37.5% चांस है कि जब मैं हाथ डाल कर के बॉल निकालूँगा ना, तो वो बॉल लाल रंग की होगी। लाल रंग की बॉल निकलने के 37.5% चांस हैं, ठीक है? 37.5% चांस है कि भैया लाल बॉल निकल जाए। अब आपके दिमाग में पिक्चर बन गई। आपको थोड़ा-सा विज़ुअलाइज़ हो गया, महसूस हो गया कि अच्छा लाल बॉल निकलने के 37.5% चांस है ना? 3/8 में कहाँ महसूस होता है? नहीं होता ना, क्योंकि क्यों नहीं होता वो भी इसका रीज़न है। क्योंकि हमने बचपन से अब तक सारी चीज़ों को 100 के साथ कंपेयर किया है। आपके मैथ में नंबर आते हैं, पेपर होता है मान लो आपका, है ना? पेपर में आपके 80% नंबर आए, उसको आपने 100 से ही तो कंपेयर किया। भाई आपके मान लो, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे माता-पिता पढ़े हुए नहीं थे, तो 60 नंबर का पेपर होता था, 60 में से मान लो मेरे मैथ में 55 आ गए,
तो घरवालों को मैं 100 के हिसाब से बताता था, क्योंकि घरवालों को अगर मैं बताऊँगा ना 60 में से 55 आए हैं, तो उनको मालूम नहीं चलेगा कितने आए हैं। फिर मैं उसको परसेंटेज में चेंज करके 100 से मल्टीप्लाई करके फिर बता देता कि भैया अगर 100 का पेपर होता ना, 100 नंबर का पेपर होता, तो मेरे इतने आए हैं। समझ गए ना? अब ये दिमाग में विजुअलाइज़ हो जाएगा, ठीक है? बाकी आपके एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया गया है और इतना ही करिएगा। ये तो मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ ताकि आपको विजुअलाइज़ करने में आसानी हो, है ना? महसूस करने में आसानी हो, ठीक है? अच्छा, एक सवाल पूछूँ आपसे? लाल गेंद निकलने की जो पॉसिबिलिटी है, भाई लाल गेंद निकल जाए, इसके जो चांस हैं, वो 37.5% चांस है। लाल गेंद ना निकले, इसके कितने होंगे? 100 में से ये घटाओगे, सिंपल सी बात है ना। मैंने कहा कि भैया ये चीज़ होने के 80% चांस है। ये चीज़ ना हो, इसके कितने परसेंट चांस होंगे? 20% चांस हो गए। आपने क्या किया, 100% में से 80% घटा दिया। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, है ना? लाल गेंद निकलने के इतने परसेंट चांस हैं, लाल गेंद ना निकले, इसके कितने परसेंट चांस हो गए? 100% में से आप 37.5% घटाओगे, है ना? जब घटाओगे तो यहाँ पे 62% आएगा। ये आप करके देख लेना, ठीक है? कितना परसेंट आएगा? 62.5%। अब चाहो तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। करके दिखा देता हूँ, वैसे अब करना नहीं है, समझाने के लिए। 62.5% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करोगे? परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, और परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग कर देते हैं। तो पॉइंट हटाऊँगा तो ये हो जाएगा 625/1000, है ना? काट लेते हैं। ये हो गया आपका 25 की पहाड़े पे 25 या 625 होता है ना? और 40 पे कट गया। बचो बचो 25, 5 40, यानी 5/8 लाल गेंद ना निकलने की जो प्रायिकता है ना, वो 5/8 आएगी। आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। प्रायिकता लाल गेंद ना निकलने की, ना निकलने की। ना निकलने की मतलब लाल गेंद नहीं निकलनी चाहिए। लाल गेंद नहीं निकलनी चाहिए। अब लाल गेंद नहीं निकलेगी तो कौन-सी बॉल निकलेगी? काली निकलेगी। काली बॉल हैं कितनी टोटल? काली बॉल हैं जी 5, हो गया 5, बटे में टोटल बॉल कितनी है? 8। तो लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई? 5/8। यहाँ से भी अपना 5/8 आया था। ये सिर्फ़ समझाने के लिए था। समझ में आ गई? आपको सिर्फ़ करना ऐसे ही है, इतना ही करना है। सिर्फ़ इतना ही करना है, ये इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना ही करना है। ठीक है? 5/8 का मतलब 62.5%, 62.5% चांस है कि वो बॉल काली निकले या फिर कह लो लाल ना निकले। थोड़ा दिमाग में पिक्चर बनी? हम पढ़ क्या रहे हैं असल में, है ना? प्रोबेबिलिटी बहुत जगह यूज़ होगी, ज़िंदगी में हर जगह प्रोबेबिलिटी यूज़ होगी कि भैया मान लो कि कोई चीज़ आपको चूज़ करनी है, कोई डायरेक्शन चूज़ करनी है, तो कितने परसेंट चांस है कि मैं ये सही डायरेक्शन चूज़ कर रहा हूँ, कितने परसेंट चांस है कि मैं ये गलत डायरेक्शन चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब और अभी तो शुरुआत है प्रायिकता की। 12th में जब आप जाएँगे ना, 11th-12th में जब आप जाएँगे, तो प्रायिकता एक हाई लेवल पे होगी, नेक्स्ट लेवल पे। हाँ, तब आपको रियल लाइफ़ में इसका असली मतलब समझ में आएगा। ठीक है? तो ये आपका हो गया 8वाँ क्वेश्चन, अब आप देख लेते हैं 9वाँ क्वेश्चन। 9वाँ क्वेश्चन देखो आप। देखो जी, क्या बोला गया कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। है ना? इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। मतलब बिना देखे उस डब्बे को हमने ऐसे ही हाथ डाला और एक कंचा निकाल लिया। जब मैं कंचा निकालूँगा तो वो हो सकता है कि लाल कंचा भी हो सकता है कि सफ़ेद कंचा निकले, हो सकता है कि हरा कंचा निकले। हमें परसेंटेज निकालना है। हमें ये पता करना है कि यार लाल कंचा निकले इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, सफ़ेद कंचा निकले इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है ना? ऐसे बताना है। लिखा भी हुआ है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफ़ेद हो, हरा ना हो, हरा ना हो, ये पूछा गया। अब हरा ना हो इसका मतलब या तो वो लाल हो या फिर वो सफ़ेद हो। इनको जोड़ लेंगे और कुल से भाग दे देंगे। करके दिखाता हूँ आपको मैं। डिटेल लिखेंगे बस सबसे पहले, लाल कंचों की संख्या। लाल कंचों की संख्या कितनी है? 5 है जी। फिर आप लिखेंगे सफ़ेद कंचों की संख्या। सफ़ेद कंचे कितने हैं? 8 हैं जी। फिर आप लिखेंगे हरे कंचों की संख्या। हरे कंचे कितने हैं जी अपने पास? 4 हैं। उसके बाद फिर कुल कंचों की संख्या। कुल कंचे कितने हैं?
ये हो गया अपना 8 और 4 12, 12 और 5 17, यानी हमारे पास 17 कंचे हैं जिसमें से 5 तो लाल हैं, 8 सफ़ेद हैं और 4 हरे हैं। तो हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? लाल कंचा निकलने की। जब मैं हाथ डालूँ उसके अंदर और जब मैं हाथ बाहर निकाल लूँ, तो मेरे हाथ में एक लाल कंचा हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना चांस है, वो निकालना है। अच्छा, लाल कंचे हैं कितने? 5 हैं और टोटल कंचे कितने हैं? 17 हैं। उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 5/17। अब आप इसको विज़ुअलाइज़ करना चाहें, सोचना चाहें, तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना? तो आपको परसेंटेज में पता चल जाएगा कि भैया कितने परसेंट चांस है कि लाल कंचा निकल जाए, है ना? मैं आपको वैसे ही अंदाज़ा से बता देता हूँ कितना पाएगा। तो 5/17 है ना? 100 के आस-पास पहुँचाना है हमें, 100 से मल्टीप्लाई करना है ना? तो मैं वैसे अंदाज़ा बताता हूँ आपको मैं। लगभग 30 या 31% पाएगा। आप करना चाहें तो करके भी देख सकते हैं। क्या पता मैं गलत भी हूँ, आप करके देख लीजिएगा। थोड़ा दिमाग में पिक्चर बन जाएगी आपके बस, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही आपको प्रायिकता बतानी है किसकी? सफ़ेद कंचे की। सफ़ेद कंचा निकलने की, निकलने की। भाई मेरा सफ़ेद कंचा निकल जाए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? कितने परसेंट चांस है कि सफ़ेद कंचा निकल जाए? ना, तो सफ़ेद कंचे हैं कितने? 8 हैं और कुल कंचे कितने हैं? 17, है ना? तो अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे ना, तो ये हो गया आपका दुगना है ना लगभग-लगभग, यानी 51-52% बताया पाएगा। परसेंटेज में चेंज करके देख लेना, आपको 52% मिलेगा, मतलब 51 या 52, अंदाज़ा से बता रहा हूँ मैं आपको। 51% चांस है कि जब आप कंचा निकालेंगे ना, तो वो कंचा सफ़ेद होगा। इसके कितने परसेंट चांस है? 51, है ना? मुझे कैसे पता चला इतनी जल्दी? क्योंकि देखो यार, टोटल कंचे 17 हैं, जिसमें से 8 कंचे सफ़ेद हैं, तो लगभग उसका आधा ही हो गया। 17 का आधा करेंगे तो साढ़े 7 हो गया ना, हाँ, साढ़े नहीं, साढ़े 7 का हो गया। 17 का आधा करेंगे तो कितना हो गया? 8, साढ़े 8 हो गया। हाँ, साढ़े 8 हो गया, ठीक है ना? ऊपर 8 है ही, तो इसलिए 85% के आस-पास हो गया, तभी मैंने बताया, समझ गए? अच्छा, ये हो गया जी। फिर प्रायिकता बतानी है हरा कंचा ना हो, हरा कंचा ना निकलने की, हरा कंचा ना निकलने की प्रायिकता। अब हरा कंचा ना निकलने की बतानी है ना, कि भैया जब मैं हाथ डालूँ ना, तो हरा कंचा नहीं निकलना चाहिए। हरा कंचा नहीं निकलना चाहिए तो कौन-सा निकल सकता है? लाल निकल जाए या सफ़ेद निकल जाए। तो मुझे बताना है कि लाल और सफ़ेद, लाल या फिर सफ़ेद कंचा निकल जाए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो लाल कंचे कितने हैं अपने पास? 5 हैं। सफ़ेद कंचे कितने हैं? 8 हैं। इनको जोड़ लो, 8 और 5 कितना हो गया? 13। तो इसकी पॉसिबिलिटी हो गई 13/17। यानी जब आप हाथ डालें, हाथ डालने के बाद जब आप कंचा निकाल लें, तो हरा नहीं होना चाहिए। हरा नहीं होना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी है 13/17, है ना? परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अच्छा, हरा कंचा ना निकले, इसका एक दूसरा तरीका भी है। मैं आपको करा देता हूँ, पहले आपका इतना क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप इतना ही देखना चाहते हो तो इतना देख लें। अभी जो मेथड बताऊँगा वो एक एक्स्ट्रा मेथड है, ठीक है? देखो, हरा कंचा ना निकलने का एक और तरीका भी हो सकता है। कि भैया हरा कंचे ना निकलने की पॉसिबिलिटी बतानी है ना, प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उसको निकालने की का एक तरीका और है। तो आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर किसी इवेंट के घटने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना घटने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाए, तो उसका जोड़ 1 के बराबर होता है। इसका मतलब मान लो कि हरा कंचा निकलने की प्रोबेबिलिटी प्लस में हरा नहीं, हरा कंचा ना निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर मैं जोड़ दूँगा तो 1 होगा, है ना? मुझे क्या निकालना है? मुझे हरा कंचा ना निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा नहीं, हरा कंचा ना निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी 1 माइनस, इसको मैं यहाँ ले जाऊँ, हरे निकलने की प्रोबेबिलिटी के। यानी अगर मुझे किसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है ना, तो मैं क्या करूँगा? 1 में से उस घटना को घटा दूँगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 माइनस, हरा कंचा निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? हरे कंचे कितने हैं? 4, 1 माइनस 4/17 हो जाती। एलसीएम लेते तो 17 आता, 17 में से 4 गया तो कितना हो गया? 13/17। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो। अब आप कहेंगे जी ये ज़्यादा आसान है, कइयों को ये ज़्यादा आसान लगता है। अलग-अलग जगह अलग-अलग मेथड यूज़ हो सकते हैं, है ना? कहने का मतलब सिर्फ़ इतना ही है कि अगर आपको किसी घटना के ना होने की प्रायिकता निकालनी है ना, तो आप 1 में से उसको घटा दो, ठीक है? जैसे मुझे मान लो, मुझे मैंने एक सिक्का उछाला और मुझे प्रायिकता निकालनी है कि हेड ना आए, तो मैं क्या करूँगा? 1 में से हेड की प्रायिकता को घटा दूँगा।
मुझे प्रायिकता निकालनी है हेड ना आए, एच के ऊपर डैश लगा दिया मैंने, हेड ना आए तो 1 माइनस जो हेड की प्रोबेबिलिटी है उसको घटा दूँगा। 1 माइनस हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, 1 में से आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा, है ना? ये एक और तरीका है निकालने का, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आपको सही लगे, आप उससे निकाल सकते हैं। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कर लेंगे? अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10वां। ये 10वां क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब मैंने जो बातें बतानी थी ना आपको, वो सारी बातें बता दी। तो अब बाकी के क्वेश्चन जो हैं, वीडियो पॉज़ करके आप खुद ब खुद करिए, ठीक है? मतलब खुद करने के बाद देख लीजिएगा थोड़ा-सा, क्या पता कुछ नई बात दिमाग में आए तो फिर मैं आपको बता दूँ। देखो जी, बोला कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। पिगी बैंक का मतलब गुल्लक है हमारे पास, है ना? और उस गुल्लक में हमने 50 पैसे के 100 सिक्के डाले हैं और ₹1 के 50 सिक्के हैं। इन डिटेल को लिख लेता हूँ, फिर बाद में काम आएगी। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं जी हमारे पास, कितने हैं? 100 हैं और ₹1 के सिक्के, ₹1 के सिक्के हैं जी 50। अच्छा, ₹2 के 20 सिक्के हैं। ₹2 के सिक्के हैं 20, ₹5 के 10 सिक्के हैं, ₹5 के सिक्के हैं 10, है ना? तो इनको जोड़ लें, कुल सिक्के, टोटल सिक्के कितने हो गए अपने पास? ये हो गया 50, 100, 50, 150, 160, 170, 180 हो गया। टोटल सिक्के हमारे पास 180 हैं। फिर क्या बोला कि यदि पिगी बैंक मतलब गुल्लक को हिला करके उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? हाँ, तो अब यहाँ पे एक शब्द आया समप्रायिक, है ना? अब ये जो समप्रायिक शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जब आप उस गुल्लक को उल्टा करोगे ना, तो 50 पैसे, ₹1, ₹2 और ₹5, ये जो आपके पास सिक्के हैं ना, इनके नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी सबकी सेम है। ऐसा नहीं है कि भैया 50 पैसे का सिक्का हल्का होता है वैसे, है ना? तो हल्का सिक्का है तो ये जल्दी गिरेगा, ऐसा नहीं है। सबकी सेम पॉसिबिलिटी है, सबके पास सेम चांसेस हैं, ऐसा नहीं है। इसको नकार दिया, अब आप ये मत समझिए कि भैया 50 पैसे का सिक्का हल्का है तो वो जल्दी गिरेगा, है ना? समप्रायिक यहाँ पर इसलिए दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, समप्रायिक किसके साथ है? गिरने के परिणाम के साथ है। यानी जब आप गुल्लक को उल्टा करेंगे, जब आप गुल्लक को उल्टा करेंगे तो इक्वली चांस हैं। जो आपके पास 4 सिक्के हैं ना, 50 के, 1 के, 2 के और 5 के, 4 रुपयों के 4 प्रकार के सिक्के हो गए। तो 4 प्रकार के सिक्के के पास इक्वली चांस है, इक्वली रूप से वो बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ₹5 का सिक्का सबसे भारी है तो सबसे लेट निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है? वैसे ये बात बहुत छोटी है लेकिन कइयों को उलझा देती है। वो सोचते हैं कि यहाँ पर समप्रायिक का मतलब होगा कि सबकी पॉसिबिलिटी सेम है, नहीं। यहाँ पर समप्रायिक जो है वो गिरने के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जब सिक्के गिरेंगे ना तो उन सब की पॉसिबिलिटी, गिरने की पॉसिबिलिटी सेम है। समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, क्या बोला फिर आगे कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो गिरा हुआ सिक्का है वो 50 पैसे का होगा और जो गिरा हुआ सिक्का है वो ₹5 का नहीं होगा, ये बताना है। देख लेते हैं। तो हमें प्रायिकता बतानी है इसकी 50 पैसे, पैसा या फिर पैसे लिखेंगे यार, पैसे, पैसे ज़्यादा सही रहेगा। 50 पैसे का सिक्का गिरने की प्रायिकता बताओ कि जब मैं उस गुल्लक को उल्टा करूँगा, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना चांस है कि 50 पैसे का सिक्का गिरे? कितने परसेंट चांस है कि वो 50 पैसे का सिक्का गिरे? ऐसे समझ लो। तो 50 पैसे का सिक्का गिरने की गिरने की पॉसिबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है, ठीक है? अच्छा जी, तो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने? 100 हैं और टोटल सिक्के कितने हैं? 180 हैं, है ना? तो 0 से 0 कट गया, 2 पंजा 10, 2 निमा 18, यानी 5/9 चांस है कि 50 पैसे का सिक्का गिर जाए। अब 5/9 को आप विजुलाइज़ तो कर नहीं पा रहे, तो इसको परसेंटेज में भी चेंज करके देख लेते हैं कि भैया कितने परसेंट चांस है। तब 500/9 यानी
9 पंजा 45, 5 असली पे क्या 9 पंजा 45, यानी 55.5% मान लो, अंदाज़ा से बता रहा हूँ मैं आपको। 55.5 कह लो, 56 कह लो चलो। 56% चांस है कि जब मैं उस गुल्लक को उल्टा करूँगा तो 50 पैसे का सिक्का गिरने के चांस कितने हैं? 56%। विजुअलाइज़ कर पा रहे हो? 56% चांस है कि यार 5 पैसे का सिक्का गिर जाए। ये मतलब हुआ। समझे? अच्छा जी, ये तो हो गया खत्म। ये तो निकाल लिया। फिर क्या बोला कि ₹5 का ना हो, ₹5 का ना हो। ठीक है, देख लेते हैं। प्रायिकता निकालनी है कि जब मैं गुल्लक को उल्टा करूँगा, तो प्रायिकता निकाल लो कि जो सिक्का निकलेगा वो ₹5 का ना हो। ₹5 का सिक्का ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ₹5 का सिक्का ना हो, ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ये कितने परसेंट चांस है कि ₹5 का सिक्का ना गिरे, है ना? कैसे निकालेंगे? 2 तरीके बता दिए। या तो आप 1 में से ₹5 का सिक्का गिरने की प्रायिकता घटा दो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 का सिक्का गिरने की, वो कर सकते हो। या फिर लॉजिकली सोच लो, इसने क्या पूछा? कहा कि ₹5 का सिक्का ना हो। अब ₹5 का सिक्का नहीं गिरना चाहिए, तो इसके अलावा कौन-कौन सा गिर सकता है? 50 पैसे का सिक्का गिर सकता है, ₹1 का सिक्का गिर सकता है, ₹2 का सिक्का गिर सकता है ना? तो इनको जोड़ लो, ये हो गया 100, 150 और 170, है ना? जो आप चाहते हैं, बटे में कुल कितने हैं? हम क्या चाहते हैं कि भैया 5 का ना गिरे, 5 का ना गिरे, 5 का ना गिरे, तो फिर और कौन-कौन सा गिर सकता है? 50 पैसे का गिर सकता है, ₹1 का गिर सकता है, ₹2 का गिर सकता है। तो इन सबको जोड़ लिया हमने, इन सबको जोड़ा तो 170 हो गया और बटे में टोटल कितना है? 180 है। 0 से 0 कट गई, ये आ गया 17 बटा 18, सिंपल। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, अभी हमने इनको जोड़ा, है ना? इनको जोड़ लिया। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि इनको हमने जोड़ा ही क्यों? है ना? इनको हमने जोड़ा ही क्यों? ये आप +1 में सीख जाएँगे, +1 में सीख जाएँगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक चीज़ आएगी वहाँ पे आप सीख जाएँगे कि इनको हमने जोड़ा ही क्यों? ठीक है? तो ₹5 का सिक्का ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 17/18, यानी ये तो पूरा-पूरा हो गया, मतलब 95, 95, 96 पे जाना चाहिए लगभग-लगभग। 96% चांस है कि भैया जब आप गुल्लक को उल्टा करेंगे ना, तो वो ₹5 का सिक्का नहीं होगा। इसके कितने परसेंट चांस है? 96। मैं अंदाज़ा से बता रहा हूँ, इतना एक पाएगा। ठीक है? ये मतलब था। समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10वाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11वाँ। क्वेश्चन नंबर 11वाँ। क्या बोला गया? कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। जल जीव कुंड का मतलब एक्वेरियम। कई घरों में आपने देखा होगा, दुकानों पे भी देखा होगा। कई घर वाले क्या करते हैं, जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, वो मछलियों के लिए एक काँच का घर बनवाते हैं, ऐसा छोटा-सा बर्तन होता है, उसी को हम एक्वेरियम बोलते हैं, जहाँ पे मछली रहती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। है ना? दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। मतलब समझो इसका, एक लड़की है गोपी, है ना? वैसे गोपी का नाम सुनते ही वो नाटक याद आता है ना? साथ निभाना साथिया करके एक नाटक आता था, है ना? तो एक लड़की है, चलो गोपी एक लड़की है और उसने है ना, एक मछली खरीदनी है। वो गई दुकानदार के पास। दुकानदार के पास जो टंकी थी, जिस टंकी में वो मछलियाँ रखता था, उस टंकी में है ना 5 तो मेल मछली हैं, मेल का मतलब लड़का मछली कह लो, ठीक है? और 8 फीमेल मछली हैं, मादा मछली हैं। तो उसमें से दुकानदार ने क्या किया, ऐसे हाथ डाला, अब दुकानदार ऐसा थोड़ी ना देखेगा कि कौन-सी मछली दूँ, कौन-सी नहीं। उसने हाथ डाला, जौन-सी भी मछली फँसी, निकाल ली, ठीक है? अच्छा, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई जो मछली है वो नर मछली है, इसकी क्या प्रायिकता है, ये पूछा गया। देखते हैं चलो। वैसे सिंपल पता चल ही रहा है, नर मछली कितनी है 5, कुल मछली कितनी है 5 और 8 13, 5 बटा 13 हो गया, है ना? तो लिखना कैसे वो देख लो बस आप। आप लिखिएगा यहाँ पे नर मछली की संख्या। नर मछली हैं कितनी? नर मछली हैं जी हमारी 5। फिर आप लिखिएगा मादा मछली की संख्या। मादा मछली कितनी है? ये है जी 8। फिर आप लिखिएगा कुल
मछली की संख्या। कुल मछली कितनी है? 5 और 8 13, है ना? तो आपको क्या बताना है? प्रायिकता बतानी है कि जब वो दुकानदार हाथ डाल के मछली निकालेगा, तो मेल मछली निकले, नर मछली निकले, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? इसके कितने परसेंट चांस है कि वो मेल मछली निकाले, नर मछली निकाले, है ना? नर मछली के निकलने के कितने परसेंट चांस है, वो हमें बताना है। तो प्रायिकता बतानी है हमें नर मछली के निकलने की, के निकलने की। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिखवाया था, जो आप चाहते हैं वो कितने हैं बटे में कुल कितने हैं। मैं चाहता हूँ कि नर मछली निकले, इसकी पॉसिबिलिटी जानना चाहता हूँ। तो नर मछली हैं कितनी? 5 हैं और कुल मछली कितनी है? 13 है। तो 5/13 चांस हो गया, 5/13 चांस हो गया कि भैया नर मछली निकलेगी। अब इसको चाहें तो परसेंटेज में चेंज कर लें। परसेंटेज में चेंज करो तो ये हो जाएगा 5/13 गुणा 100, यानी 500/13। लगभग कितना हो गया भैया? 13 चौका 52 हो ना? 13 तिया 39, 11 बच गया, 110 हो गया। 13 निम्मा 13 अट्ठा 38, साढ़े 38% चांस है, 38.5% चांस है कि भैया वो जो मछली निकलेगी वो मेल मछली होगी। मेल मछली के निकलने के 38.5% चांस है। ये मतलब है इसका। समझे? चलो जी फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो जी 12वां। देखो क्या क्या रखा है कि संयोग के एक खेल में, चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये जो तीर आप देख रहे हो, इसको हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। आपने कभी फ़िल्मों में देखा हो, हाँ, मतलब ऐसा, ऐसे आजकल तो तीर वाले नहीं आते, वो आते हैं गोल-गोल गिट्टे वाले आते हैं। गिट्टे को ऐसे रख देते हैं और वो मशीन से घूम जाती है। वो गिट्टा जिस पे आता है, वो जुए का गेम होता है वैसे, है ना? पहले ऐसे होता होगा, भैया एक सुई होती है, उसको ऐसे-ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, है ना? ऐसे घुमा दिया। अब ये जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि दीवार पे चिपका, नहीं, दीवार पे नहीं चिपका हुआ, धरती में ऐसे, ठीक है? इसको ऐसे पकड़ के घुमा दिया। अब ये सुई कहाँ पे रुकेगी, वो हमें देखना है, ठीक है? अब देखो सुई को घुमा दिया, तीर को घुमा दिया, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। मतलब ये जो सुई है ना, इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे मैं घुमाऊँगा ना, तो किसी पे 1 पे आके रुक जाएगा। हो सकता है 1 पे रुक जाए, हो सकता है 2 पे, 3 पे, 4 अंक पे रुक जाए, 5 पे रुक जाए, 6 पे रुक जाए, 7 पे रुक जाए, 8 पे रुक जाए, किसी एक पे रुकेगा, है ना? यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों, समप्रायिक का मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ कि भैया सबके इक्वली चांस हैं आने के, है ना? भैया सुई का 1 पे रुकने के, सुई के 2 पे रुकने के, सुई के 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, है ना? इन आठों में से किसी पे भी रुकने के चांस इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि भैया 1 पे गोंद चिपक रहा है ना? तो 1 पे ज़्यादा चांस हो गया, ऐसा नहीं है। ना इक्वली चांस हैं, कहीं पर भी सुई रुक सकती है। ठीक है? तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, इंगित मतलब रुकेगा या फिर चिह्नित करेगा। यह तीर रुकेगा 8 पर, इसकी प्रायिकता बतानी है ना? 8 कितनी बार है? 1 बार है और टोटल नंबर कितने हैं? 8। 8 पर रुकने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/8 हो गई। ऐसे तो निकालते हैं। जो आप चाहते हो वो कितने हैं? आप चाहते हैं कि 8 पे रुक जाए। अब 8 हैं कितने? 8 तो एक ही है और कुल कितने हैं? कुल नंबर अपने 8 हैं। एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना? तो 1/8 हो गई। एक विषम संख्या को करेगा, यानी ये जो सुई है, ये एक विषम संख्या पे रुकेगा। अब विषम संख्या है कितनी? विषम संख्या मतलब जो संख्याएँ 2 से भाग ना हों। विषम संख्या कितनी है? ये है और कौन-सी होगी भैया? ये भी विषम है, ये भी विषम है। तो विषम संख्या होगी 4 और कुल टोटल संख्या कितनी है? 8। तो इसकी प्रायिकता होगी 4/8, करके दिखाऊँगा लेकिन पहले समझ लो। 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा। ये जो सुई घूमते-घूमते 2 से बड़ी संख्या पे रुकेगी। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? तो 2 से बड़ी संख्याएँ कौन-सी हैं? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कितनी होगी टोटल मिला के ये? 5 हो गई। हाँ, पा नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी भैया। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी होगी 6/8। समझ पा रहे हैं? परसेंटेज में चेंज नहीं कर रहा हूँ। परसेंटेज में तो सिर्फ़ समझाने के लिए ही था।
अभी मैं जितने क्वेश्चंस आगे होंगे तो परसेंटेज में चेंज नहीं करूँगा। आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, करिएगा, आपको थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करने में आसानी होगी, थोड़ा-सा दिमाग खोलने में आसानी होगी। अब मैं करूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा उस चीज़ में। 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा। अब ये क्या बोला कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये जो सुई है ना, ये 9 से छोटी संख्या पे रुकेगी। अभी सारी की सारी संख्याएँ 9 से छोटी ही तो हैं। किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है कि जो आप चाहते हैं वो कितने हैं? हम चाहते हैं कि 9 से छोटी संख्या पे रुक जाए। 9 से छोटी संख्याएँ हैं कितनी? 8 है भैया। 9 से छोटी संख्याओं की संख्या टोटल नंबर कितने हैं ये? 8 है। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 8 बटे में टोटल नंबर कितने हैं? 8 कट के कितना आ गया? 1 आ गया। 100% चांस है, 100% चांस है कि 9 से कम संख्या पर रुकेगा। ये मतलब होता है इसका, है ना? इसको अपन अब प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। लिखना कैसे वो समझो। तो सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस लिखोगे अब, एस। आपने बेसिक लेक्चर देखा है तो आप जानते होंगे सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम। या तो सैंपल स्पेस लिख लो, एस से रिप्रेजेंट कर लो, नहीं तो आप चाहो तो अगर आपको एस समझ में ना आए, तो आप एस की जगह कुल परिणाम भी लिख सकते हो। कुल परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि सुई 1 पे रुक जाए, 2 पे रुक जाए, 3 पे रुक जाए, 4 पे रुक जाए, 5 पे रुक जाए, 6 पे रुक जाए, 7 पे रुक जाए, 8 पे रुक जाए। ये हमारे कुल परिणाम है ना। कुल परिणामों को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूँ, ये कर्ली ब्रैकेट कहलाती है, तो इसके अंदर अंदर मैं बंद कर दूँ, तो इसको इस ये जो सेट बना ना, इसको सेट बोलते हैं। इस सेट को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। ये जो सेट बना है, ये स्पेशल टाइप का सेट है और इसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रदिष्ट समष्टि, प्रदिष्ट समष्टि। लेकिन इतनी ज़्यादा भारी हिंदी कोई बोलता नहीं है ना? इसलिए सिंपल आप एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप कुल परिणाम लिख दो, वो भी सही है ना? तो ये अपना सैंपल स्पेस हो गया। अब सैंपल स्पेस क्यों बनाया, पहले क्यों नहीं बनाया? सैंपल स्पेस तब बनाते हैं जब आपको टोटल नंबर ना पता हो। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाने के बाद मेरे पास क्लियरली पता है कि यार 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। सैंपल स्पेस मेरी मदद करेगा। पिछले क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिना सैंपल स्पेस के ही आराम से क्वेश्चन हो गए। अब सैंपल स्पेस मेरी मदद करेगा क्योंकि इसके अंदर 3-4 पार्ट है ना, ठीक है? तो मेरी मदद करेगा विषम संख्या कितनी है ये ढूँढने में, ठीक है? मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे टिक मार लूँगा आराम से, समझे? सैंपल स्पेस तभी बनाना है जब ज़रूरी हो, ठीक है? बिना सैंपल स्पेस के काम कर सकते हो, तो बिना सैंपल स्पेस के काम कर लो। तब लगे कि यार सैंपल स्पेस बनाना ज़रूरी है, तो बना लो। जैसे अब सैंपल स्पेस बनाना क्यों ज़रूरी है अभी पता चल जाएगा आपको देखो। जैसे फर्स्ट पार्ट है, मुझे निकालना है 8 की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकालनी है कि जो तीर है वो 8 पर रुकेगा। तीर, इसने तीर को ही कहा ना, तीर 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तीर 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी, कितने परसेंट चांस है कि ये 8 पर रुकेगा, 8 को इंगित करे, इंगित मैं बोल नहीं रहा हूँ बार-बार, 8 पर रुकेगा, इसके कितने परसेंट चांस हैं, कितना चांस है इसका, ये पता करना है, ठीक है? तो 8 कितनी बार आया हुआ है? 1 बार आया हुआ है, तो मैं लिख दूँगा 1 बटे में टोटल नंबर कितने हैं? 8, गिनती में टोटल नंबर 8 ही तो हैं, समझे? तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी 1/8। परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है? परसेंटेज में अगर आप चेंज करेंगे तो 12.5 आएगा, करके देख सकते हैं आप। 12.5% चांस है। साढ़े 12 अब थोड़ा विजुअलाइज़ करो, दिमाग लगाओ कि आपके सामने एक ऐसा-ऐसा बॉक्स है ना? और आपको ये सुई घूम रही है, तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि यार 12.5% चांस है कि वो 1 पे रुक जाए, है ना? और वैसे आपको पता है, कल मैंने ये बात बताई भी होगी कि जो प्रोबेबिलिटी की खोज हुई थी, वो एक जुआरी ने की थी। मुझे याद नहीं है उसका नाम, कभी याद होगा तो बताएँगे, ठीक है? ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस ने मदद की ना, नहीं तो आपको सोचना पड़ता। 8 को इंगित करेगा, यानी 8 कितने हैं? 1 है, कुल कितने हैं? 8 है, सोचना पड़ता। अब सैंपल स्पेस की वजह से सोचना नहीं पड़ा, डायरेक्टली पता चल गया। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि एक विषम संख्या को करेगा, मतलब जो तीर है, वो एक विषम संख्या पर रुकेगा। तीर विषम संख्या पर रुकेगा, ऐसे लिख लो चाहे, विषम संख्या पर रुकेगा। इंगित का जो 2 मिनट रुको यार। तीर विषम संख्या इंगित, चाहे तो इंगित लिख दो, चाहे रुकेगा लिख दो। इंगित लिख देता हूँ, मेरे ध्यान में नहीं आया रुकेगा कैसे रुकेगा, अच्छा ठीक है, ठीक है। तीर विषम संख्या पर रुकेगा लिखूँगा अब तो। मैं दिमाग से एकदम निकल गया कि रुकेगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो तीर विषम संख्या पर रुकेगा,
इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है देख लेते हैं। विषम संख्याएँ हैं कितनी इसमें? ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या। विषम संख्या कितनी है? 4 और टोटल संख्या कितनी है? 8। तो ये कट गया 1/2, यानी 50% चांस है कि ये जो तीर है घूमते-घूमते विषम संख्या पर रुक जाए। 1/2 का मतलब हाफ हो गया ना, हाफ चांस है आपका, ऐसे समझ लो चाहे। तीसरा, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो तीर है वो किस पे रुकेगा? 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा। 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा, संख्या पर रुकेगा। 2 से बड़ी संख्या कोई भी हो सकती है, 3 पे हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो टोटल कितनी होगी? 2 से बड़ी संख्याएँ हैं कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 6। अब यहाँ पे 6 क्या है? 6 हैं 2 से बड़ी संख्याएँ। वो कितनी हैं? नंबर ऑफ नंबर ऑफ काउंटिंग, समझ रहे हैं ना? भैया 6 यहाँ पे, अब ये कई सोचते हैं कि 6 कैसे आ गया यहाँ पे? 6 का मतलब है कि 2 से बड़ी संख्याएँ कितनी हैं? 2 से बड़ी संख्याएँ कितनी हैं? 6 हैं। ये मतलब वो हुआ, समझे? इसकी पॉसिबिलिटी होगी 6/8, यानी अ, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3/4, 75% हो गया। 75% चांस है कि वो 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा, ठीक है? अच्छा जी, आगे प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा। तीर 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा। छोटी संख्या पर रुकेगा कहो या फिर छोटी संख्या इंगित करेगा। इंगित का मतलब उसके ऊपर निशान आएगा, है ना? कैसे भी लिख दो, ठीक है? 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 100% है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी संख्याएँ हैं वो 9 से छोटी हैं। तो आप डायरेक्टली चाहो तो 1 लिख दो, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो 9 से छोटी संख्याएँ कितनी हैं? 8। टोटल संख्याएँ कितनी है? 8। 8 से 8 कटेगा कितना आ गया? 1। परसेंटेज में से चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 100% चांस है कि वो 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा। मतलब समझ में आया? ऐसे करना था। समझ गए? अच्छा, अब अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये डाउट भी आ सकता है कि सर यहाँ पर तो अगर मैं इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को जोड़ दूँ, तो 1 नहीं बन रहा, है ना? तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ कि हमें प्रारंभिक घटनाओं का जोड़ जो है, वो हमेशा 1 के बराबर आता है। प्रारंभिक का मतलब हर एक घटना का। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8 होगी। 2 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, 3 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। ये प्रारंभिक घटनाएँ हैं ना, जो आपके पास आउटकम्स हैं, वो अलग-अलग करके लिख दिए जाएँ, तो वो सारे के सारे प्रारंभिक घटनाएँ कहलाएँगी। ये प्रारंभिक घटना, ये भी, ये भी, ये भी। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है ना, 2 आने की 1/8, 3 आने की 1/8, 3 आने की 1/8 ही तो हुई। 3 कितनी बार है? 1 बार है ना, तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। इनको जब आप जोड़ोगे ना, तो 8/8 होके 1 आएगा। अगर आपके मन में ये डाउट आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये चीज़ होगी। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 12वाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वाँ। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, टाइम देख लेना कितना हो गया। 13वाँ क्वेश्चन देखो फिर आप। ये आपका 13वाँ क्वेश्चन है। बोला कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा समझ गए? गिट्टा, सांप-सीढ़ी वाला। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब एक पासे को फेंका, अब क्या-क्या आ सकता है? 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। ये आ सकता है ना? पहले वाले जो क्वेश्चंस थे, 11वां जो क्वेश्चन था, 10वां जो क्वेश्चन था, उसमें हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे आपको मछली वाला क्वेश्चन पता हो, उसके अंदर 5 नर मछली थी, वो पहले काउंटिंग में दे दिया उन्होंने, है ना? अब ये नहीं बताया, अब जैसे सैंपल स्पेस बनाना क्यों ज़रूरी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे इसने लिखा कि एक पासे को फेंका गया, अब क्या-क्या आउटकम आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं ना, तो इसको लिख लेंगे तो फ़ायदा रहेगा ना। आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने हैं, है ना? 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, तो इसलिए सैंपल स्पेस बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो सैंपल स्पेस बनाता हूँ पहले मैं। सैंपल स्पेस का मतलब कुल परिणाम। जब आपने एक पासे को फेंका हो तो क्या-क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या 7 आ सकता है? नहीं, गिट्टे पे तो 6 ही तक होते हैं, ना? अच्छा, अब हमें प्रायिकता बतानी है, किसकी? अभाज्य संख्या की। अभाज्य
संख्या आने की, जब हमने गिट्टे को फेंका, फेंक के बाद वो रुकेगा ना, तो उस रुकने के बाद उसके ऊपर एक अभाज्य संख्या हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंट चांस है कि वो जब रुकेगा तो उसके ऊपर एक अभाज्य संख्या हो, है ना? अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की पॉसिबिलिटी बतानी है। अब अभाज्य संख्याएँ कौन-सी होती हैं? वे संख्याएँ जो या तो खुद से भाग हों या 1 से भाग हों, या तो खुद से भाग हों या फिर 1 से भाग हों। और अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से। तो 2 एक अभाज्य संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि 2 एक तो खुद से भाग होता है और एक 1 से भाग होता है। 3, 3 खुद से भाग होता है, खुद की टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता है। 5, 5 एक खुद की टेबल में आता है, एक 1 की टेबल में आता है। तो अभाज्य संख्याएँ हैं कितनी हमारे पास? 3 है कुल मिलाकर के। यहाँ पर 3 का मतलब क्या है कि 3 संख्याएँ हैं, 3 नंबर नहीं हैं। यहाँ पे जब हम 3 लिख रहे हैं तो 3 का मतलब है 3 संख्याएँ और कुल संख्याएँ कितनी हैं? 6। तो अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3 बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 1 बटा 2, 50% चांस है कि एक अभाज्य संख्या आ जाए, समझे? अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल ये उठ सकता है कि जी, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप आपके अनुसार ये कह सकते हैं कि जी, एक भी खुद से भाग होता है और 1 से भाग होता है। एक भी अभाज्य संख्या होना चाहिए? नहीं। ध्यान से समझो। अभाज्य संख्या की प्रॉपर डेफिनिशन ये कहती है कि अभाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जिनके 2 अलग-अलग फैक्टर हों। जैसे मान लो मैंने 5 को अभाज्य संख्या बोला, क्योंकि जब आप 5 के फैक्टर करेंगे तो वो होगा 5 गुणा 1। यहाँ पे 2 अलग-अलग फैक्टर हो गए ना, 5 और 1 अलग-अलग हैं, समझ गए? 3 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 1 हो गया। 3 और 1 अलग-अलग फैक्टर हो गए, अलग-अलग संख्याएँ हो गई। लेकिन जब आप 1 के फैक्टर करते हैं तो वो तो 1 गुणा 1 ही हुआ। यहाँ पे 2 अलग-अलग नहीं हुए, सेम ही हो गए। तो इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं कहलाता। इसके और भी बहुत सारे रीज़न हैं, उसमें से जो आपके समझ में आ सकता है वो मैंने रीज़न बता दिया। ठीक है? तो अब जब मैं गिट्टा फेंकूँगा, गिट्टा फेंकने के बाद उस गिट्टे पे एक अभाज्य संख्या आ जाए, इसके कितने परसेंट चांस है? 50% चांस है कि भैया एक अभाज्य संख्या आएगा, है ना? दूसरी, अच्छा, एक डाउट और हो सकता है आपका कि सर हम फ़ॉर्मूला नहीं लिख रहे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो क्या नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे। वो तो सिर्फ़ आपको समझाने के लिए फ़ॉर्मूला बताया जाता है। डायरेक्टली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती, है ना? तो इसलिए बता रहा हूँ, कोई नंबर नहीं कटता उस चीज़ का। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। दूसरा बोला कि 2 और 6 के बीच में कोई संख्या आ जाए। प्रायिकता बताओ, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की, कोई संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। हमें पॉसिबिलिटी बतानी है कि 2 और 6 के बीच में कोई संख्या आ जाए। इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? है ना? अच्छा, 2 और 6 के बीच में है कौन-कौन सी संख्याएँ बताना मुझे? 2 और 3, 2 और 6 के बीच में कौन-कौन सी संख्याएँ हैं? 2 और 6 के बीच में ना 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। तो टोटल मिलाकर कितनी संख्याएँ आती हैं 2 और 6 3 के 2 और 6 के बीच में? 3 संख्याएँ आती हैं ना? तो आप लिखोगे यहाँ पे 3। यहाँ पे 3 का मतलब क्या है? 3 संख्याएँ हैं। 3 कोई डिजिट नहीं है, 3 संख्याएँ हैं। ध्यान रखिए, 3 का यहाँ पे 3 जब आप लिख रहे हो तो 3 का मतलब है कि 3 संख्याएँ हैं भैया। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँ तो 1 संख्या है कोई। 2 और 6 के बीच में आने वाली संख्याएँ कितनी हैं? 3 हैं। कौन-कौन सी? 3, 4, 5 बटे में कुल संख्याएँ कितनी हैं? 6 हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 50% चांस है कि जब मैं गिट्टा फेंकूँगा तो 2 और 6 के बीच में संख्या आएँगी। इसके कितने चांस है? 50%। प्रायिकता एक विषम संख्या की, विषम संख्या की। विषम संख्या कौन-सी होती हैं? जो 2 से भाग ना हों। तो 2 से भाग ना होने वाली संख्याएँ कितनी हैं? 3 हैं वो भी हमारे पास। कौन-कौन सी है बताऊँ? तो मिटा दूँ यार एक बारी। तो 2 से भाग ना होने वाली संख्याएँ कौन-कौन सी हैं? एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, है ना? तो 2 से भाग ना होने वाली संख्याएँ कितनी हैं? 3। 3 का क्या मतलब है? संख्याएँ। विषम संख्याएँ कितनी हैं? 3 हैं, है ना? बटे में कुल संख्या कितनी है? 6 हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी कितनी हो गई? 50%। 50% चांस है कि विषम संख्या आ जाए। 50% चांस है कि 2 और 6 के बीच में कोई संख्या आ जाए। 50% चांस है कि अभाज्य संख्या आ जाए। ये मतलब हो गया। नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14th। अब 14th क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। वैसे अगर आपने बेसिक लेक्चर देखा है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं देखा तो आ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत लगानी पड़ेगी आपको। देखिए, कार्ड वाला क्वेश्चन आ गया आपका। क्या बोला गया कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी हुई का मतलब ऐसे शफल की हुई। जो आप कभी आपने ताश खेला हो या फिर पत्ते देखे हो तो वो ऐसे ऐसे नहीं करते। इसको बोलते हैं शफल करना, मतलब फेंटना। ठीक है, तो 52 पत्ते हैं, उनको उनको अच्छी तरह से फेंटा हुआ है। फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ऐसे एक पत्ता निकाला, है ना, आपका दोस्त निकाल ले भाई 52 पत्ते, आपने एक पत्ता निकाला। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि जब आप पत्ता निकाल लेंगे वो लाल रंग का बादशाह होगा। लाल रंग का बादशाह होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले तो है ना, आप यहाँ पे लिखो, जो अगर आपको याद हो, मैंने बेसिक लेक्चर में आपको एक चार्ट सा बनवाया था। आप वो चार्ट बना देंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, ये फिर दिक्कत नहीं आएगी। मैं वो चार्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वैसे तो सैंपल स्पेस होता है वो पूरा, लेकिन सैंपल स्पेस मत लिखिए, जगह नहीं बचेंगी यहाँ पे। सीधा लिख दीजिए पत्ते। टोटल पत्ते होते हैं जी 52। 52 पत्तों में से काले पत्ते कितने होते हैं? ये होते हैं जी हमारे 26। और लाल पत्ते कितने होते हैं? ये भी होते हैं हमारे 26। तो तभी टोटल मिला करके 52 हुए। जो काले पत्ते होते हैं, इसमें 13-13 का सेट होता है। इसमें चीड़ी का पत्ता भी आता है। चीड़ी मैंने गलत लिख दी, बड़ी की मात्रा आएगी भैया। ठीक है, और जो काले रंग के पत्ते होते हैं, इसमें हुक्म के पत्ते भी होते हैं। चीड़ी के 13 पत्ते होते हैं और हुक्म के 13 पत्ते होते हैं। ऐसे अगर मैं लाल रंग की बात करूं, तो लाल रंग में भी दो 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 सेट होते हैं। एक पान के पत्ते होते हैं और एक ईंट के पत्ते होते हैं। पान के पत्ते भी 13 होते हैं, ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं। तो कुल मिलाकर 13 13 13 13 52 पत्ते हो गए। 13 13 26 काले, 13 13 26 लाल। समझ गए। जो चीड़ी के पत्ते होते हैं ना 13, उसमें 1 से लेकर 10 तक तो नंबर वाले पत्ते होते हैं। मतलब 1 लिखा होगा, 2, वैसे 1 नहीं लिखा होता, मेरे ख्याल से ए लिखा होता है उसके ऊपर, याद नहीं है मुझे इतना, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, ऐसे 10 तक तो ऐसा लिखा होता है उसके अंदर, नंबर ऐसा होगा। पत्ता लिखा है, पत्ता है, पत्ते पे चीड़ी का निशान बन रहा होगा, उस पर 10 लिखा होगा। अभी आपने पत्ता देखा हो, कुछ इस तरीके का पत्ता होता है। यहाँ पे 10 लिखा होता है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 10 लिखा होता है। यहाँ पे चिड़ी जुड़ी के निशान बने होते हैं, यहाँ पे चिड़ी का निशान, यहाँ पे चिड़ी का ऐसे ऐसे निशान बने होते हैं। तो 1 से 10 तक ऐसे चलता है। उसके बाद जो 3 पत्ते होते हैं उन्हें फेस कार्ड बोलते हैं। बादशाह, बेगम, गुलाम। यानी चिड़ी का बादशाह, फिर चिड़ी की बेगम, फिर चिड़ी का गुलाम। ऐसे ही हुक्म के 13 पत्ते भी इसी तरीके से। 10 तक तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखेगा, 10 तक तो सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। फिर हुक्म का बादशाह हो गया। बादशाह मतलब उसकी शक्ल होती है बादशाह जैसी, किंग जैसी, है ना। और उस पे जो बीच बीच में चिन्ह बने होते हैं वो हुक्म के बने होते हैं, हुक्म के। बादशाह, फिर बेगम और फिर गुलाम। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम इसके साथ सिस्टम है। पान के साथ भी ऐसे ही 10 लिखे होते हैं। इसके बाद फिर पान का बादशाह होता है, पान की बेगम होती है और पान का गुलाम होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पान की बेगम हैं कितनी टोटल? बताना मुझे। पान की बेगम कितनी हैं? एक ही है। लाल बेगम कितनी होंगी? लाल रंग की बेगम कितनी होंगी, बता सकते हो? 2 होंगी। क्यों? बताऊं क्यों? बताओ, पहले आप खुद बताओ, क्यों होंगी लाल 2 बेगम? पान की भी एक बेगम होगी, ईंट की भी एक होगी, है ना। तो इस तरीके से ये चार्ट बना लिया करो। इस टाइप का जो क्वेश्चन आए ना, उसमें चार्ट बना दिया करो, कोई दिक्कत आए तो, क्योंकि चार्ट बनाने में हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है ना। चार्ट नहीं बनाओगे, डायरेक्टली करके आओगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो कुल परिणाम। अगर चार्ट नहीं बनाओगे तो, अगर चार्ट नहीं बनाओगे तो यहाँ पे आप लिख देना कुल परिणाम। बना लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब डायरेक्टली आपने करना है, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता बतानी है। तो आप यहाँ लिखेंगे भैया, प्रायिकता किसकी?
लाल रंग का बादशाह आने की। भाई जब मैं एक पत्ता निकालूँ ना, वो पत्ता जो निकले, वो पत्ता लाल रंग के बादशाह का हो। जब मैंने वो एक पत्ता निकाला, वो पत्ता किसका हो? लाल रंग के बादशाह का हो। इसकी प्रायिकता कितनी है? निकालोगे तो एक ही पत्ता, लेकिन लाल रंग के बादशाह हैं कितने? बताना मुझे, इस डायग्राम में देख के बताओ। लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 1 है। लाल रंग का तो एक ही बादशाह है ना, ये रहा, ये बैठा। है ना? टोटल बादशाह कितने हैं? 4 हैं। टोटल बेगम कितनी है? 4 हैं। टोटल गुलाम कितने हैं? 4 हैं। काले गुलाम कितने हैं? बताना, काले गुलाम कितने हैं? 2 हैं। एक तो ये रहा और एक ये रहा। काली बेगम 2 हैं भैया। काले बादशाह 2 हैं। लाल बादशाह 2 हैं। टोटल पत्ते 52 हैं। काले पत्ते 26 हैं। लाल पत्ते 26 हैं। चिड़ी कितनी है? 13 है। हुक्म कितने हैं? 13 हैं। समझे? ये मतलब होता है। इसको बोलते हैं हुक्म का इक्का। नाम सुना होगा हुक्म का इक्का, मूवी भी है मेरे ख्याल से कोई, ध्यान है मुझे थोड़ा मोटा। ठीक है? तो लाल रंग का बादशाह जो मैं पत्ता निकाला, वो पत्ता लाल रंग के बादशाह का हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंट चांस है कि वो पत्ता बादशाह का हो? कैसे होगा? लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता निकालनी है, तो लाल रंग के बादशाह हैं कितने? एक ही है जी। और कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। प्रायिकता निकालने का यही तो तरीका होता है। जो आप चाहते हैं वो कितने हैं और कुल कितने हैं? दूसरी है, प्रायिकता निकालनी है किसकी? एक फेस कार्ड की। जो फेस कार्ड का पत्ता हो, फेस कार्ड हो, कार्ड मतलब ही पत्ता होता है। मतलब जो आपने वो पत्ता निकाला, वो फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रायिकता है? फेस कार्ड मतलब जिसके ऊपर फ़ोटो चिपकी होनी चाहिए। फ़ोटो किसकी होती है सिर्फ़? इसकी बादशाह, बेगम, गुलाम। ये फेस कार्ड कहलाते हैं, ये फेस कार्ड, ये फेस कार्ड, ये फेस कार्ड, ये फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कुल मिलाकर के कितने हो गए? 12 नहीं हो गए? है तो काले और 6 लाल। है तो काले-काले बादशाह, मतलब बादशाह, बेगम, गुलाम, 6 हो गए ऐसे। 6 ये हो गए, तो 12 हो गए ना टोटल। तो फेस कार्ड कितने हो गए? 12। टोटल पत्ते 52। तो फेस कार्ड की प्रायिकता कितनी होगी? 12/52। आप चाहें तो इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा मुझे, है ना? आप करके देख लीजिए, चाहे कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, थोड़ा-सा विजुअलाइज़ होगा, है ना? तो 1/52 तो बहुत कम हो गया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 100/52 हो गया ना? यानी 2% चांस है, 2% से भी कम होगा। 2% चांस है कि बादशाह का पत्ता निकल जाए। अब दिमाग में पिक्चर बनी ना कि 1/52 का क्या मतलब हुआ? कि अच्छा मैं अगर एक पत्ता निकालूँगा तो बादशाह का पत्ता हो, लाल रंग का बादशाह हो, तो उसके कितने परसेंट चांस है? सिर्फ़ 2%, मात्र 2% चांस हैं कि भैया जो मैंने पत्ता निकाला वो बादशाह का निकले, लाल रंग के बादशाह का। समझ में आ रही मेरी बात? ये मतलब होता है इसका, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं चलो। अब बाकी जो क्वेश्चन है आप ये खुद कर सकते हैं। अब वीडियो पॉज़ करिए और 3rd, 4th, 5th, 6th अपने आप कर सकते हैं। 3rd क्या है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग के फेस कार्ड कितने हैं? 6 हैं, तो इसकी प्रायिकता होगी 6/52। पान का गुलाम, बताइए पान के गुलाम कितने हैं? पान का गुलाम कितना है? 1 है, 1 एक ही तो है पान का गुलाम, पान का गुलाम तो एक ही है। लाल गुलाम बोलता तो क्या होता? 2 हो जाते। हुक्म का पत्ता बताओ चलो। मतलब समझो, जब मैंने वो पत्ता निकाला तो वो पत्ता हुक्म का हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है ना? तो हुक्म के पत्ते कितने हैं टोटल? 13 हैं। कुल पत्ते कितने हैं? 52, तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी 13/52। एक ईंट की बेगम निकले। ईंट की बेगम है कितनी? ईंट ये रहा, ईंट की बेगम तो यार 1 के है, 1/52। समझ गए? ऐसे करना है। 1-2 सवाल और पूछ लूँ आपसे? जो मैंने पत्ता निकाला वो काले रंग का बादशाह हो, इसकी पॉसिबिलिटी बता दो मुझे, कमेंट्स में बताना। जो मैंने पत्ता निकाला वो काले रंग का बादशाह हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? बताना, अपने आप बताना। बाकी मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूँ। ये आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। वीडियो पॉज़ करके लिख लीजिए अपने आप। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, प्रायिकता लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की, तस्वीर वाला पत्ता हो। जब मैंने वो कार्ड निकाला, वो कार्ड लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रायिकता है, वो देख रहे हैं। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितने हैं भैया? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते हैं 6, तो ये हो गया 6/52। इसको काटते भी हैं, हमने काटा नहीं है। 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, ये हो गया 3/13, ना? ये हो गया फिर आपका 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिये 12, 3/26। इस तरीके से करना है। ऐसे आप चौथे की 4th की करिए, 5th की करिए, 6th की करिए। ये खुद करिए, खुद मेहनत करिए, ज़्यादा समझ में आएगा। कर लेंगे ना?
अच्छा जी, अब आ जाइए फिर आप अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14th। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने 14 तो कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 15th, इसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने सैंपल स्पेस पहले से दे रखा है ना? इसने ये नहीं कहा कि 52 पत्तों की पट्टी में से, इसने ऐसे नहीं कहा। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने कहा कि सिर्फ़ 5 कार्ड है जी हमारे पास तो, 52-52 नहीं है, सिर्फ़ 5 है। बोल रखा है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। हमारे पास टोटल कितने पत्ते हैं? 5 हैं। अब ये बादशाह कौन-सा है, लाल रंग का है, काले रंग का, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ना कोई सा भी हो सकता है, पता नहीं हमें। लेकिन हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं? 5, ठीक है? को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा गया। ये 5 पत्ते हैं, उनको हमने ऐसे-ऐसे शफ़ल कर दिया। फिर इनमें से रैंडमली हमने एक पत्ता निकाल लिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता हमने निकाला है, वो पत्ता एक बेगम का हो? देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, सैंपल स्पेस लिख लीजिए। सैंपल स्पेस का मतलब हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं? हमारे पास 5 पत्ते हैं ना, एक है ईंट का दहला, इसको मैं ऐसे फर्स्ट लिख देता हूँ, और है मेरे पास गुलाम, और क्या है, बेगम है, और बादशाह है, और इक्का है। ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। यानी मेरे पास कुल मिलाकर के 5 पत्ते हैं, सैंपल स्पेस से मुझे पता चल गया अच्छी तरह से, है ना? तो मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, मुझे प्रायिकता बतानी है किसकी? बेगम के पत्ते की। जो मैंने पत्ता निकाला वो बेगम का पत्ता हो, बेगम का पत्ता हो, इसकी प्रायिकता बतानी है। कितने परसेंट चांस है कि वो बेगम का हो? तो 20% चांस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 5 पत्ते हैं, तो 20-20% चांस होगा, और आप वैसे ही देख सकते हैं, है ना? बेगम का पत्ता, बेगम के पत्ते हैं कितने टोटल? 1 ही पत्ता है, और कुल पत्ते कितने हैं? 5 हैं, तो 1/5 हो गया। परसेंटेज में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 20 पे कटेगा। 20% चांस है कि जब आप एक पत्ता निकालेंगे तो वो बेगम का होगा। खुद विजुलाइज़ कर लीजिए, 5 पत्ते हैं, उसमें से 1 पत्ता निकालना है, तो 20% चांस ही हुआ, ठीक है? अच्छा, अब सेकंड पार्ट पे आइए, ये इंपॉर्टेंट है। बोला कि यदि बेगम निकल आती है, आपने जो पत्ता निकाला वो बेगम का निकल आया, आपकी किस्मत अच्छी निकली, आपका जो पत्ता निकाला वो बेगम का ही निकला, ठीक है? बेगम का पत्ता निकला है और उसे अलग रख दिया गया। हमने वापस से उन 5 पाँचों में नहीं मिलाया, उसको अलग कर दिया। अब अलग कर दिया तो हमारे पास पत्ते कितने रह गए? 4 रह गए। कौन-कौन से? ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह, इक्का। ये बेगम तो हमने निकाल कर के फेंक दी, समझ रहे हैं ना? अब जो हमारा सैंपल स्पेस है वो क्या रह गया? ईंट का दहला, ईंट का दहला, गुलाम, और बेगम तो गई, बादशाह और इक्का। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, है ना? और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब मैंने क्या किया, बेगम निकलाई थी, बेगम को मैंने रख दिया बाहर, चलो भाई जा, जाओ। अब हमारे पास पत्ते रह गए 4, है ना? अब जो 4 पत्ते हैं, हमने इन 4 पत्तों में प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो दूसरा पत्ता मैं निकालूँगा वो इक्का हो। अब ये जो 4 पत्ते रह गए, इसमें से 1 पत्ता और निकालता हूँ। अब मैं प्रायिकता पूछ रहा हूँ कि जो मैं पत्ता निकालूँगा वो इक्का हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? इक्का कितना है? 1, और टोटल पत्ते कितने रह गए? 4, तो 1/4 होगी। समझ रहे हैं? प्रायिकता किसकी? इक्का का पत्ता हो। इक्के की प्रायिकता बतानी है। इक्का है कितना? 1 है। टोटल पत्ते कितने हैं? 4। परसेंटेज में चलेंगे तो 20% हो गया। 20% चांस है कि उन 4 पत्तों में से अब आप इक्का निकालोगे तो 20% होगा। मतलब 20% चांस है कि इक्का हो, ठीक है? और किसकी प्रायिकता बतानी है? और प्रायिकता बतानी है हमें बेगम की। ये जो 4 पत्ते हमारे रह गए, इसमें अब इसमें से मैंने एक कार्ड निकाला। मुझे पॉसिबिलिटी बतानी है कि वो बेगम का पत्ता, बेगम का तो पता हो ही नहीं सकता ना। कहाँ है? बेगम का तो पहले निकाल के रख दिया बाहर, है ना? तो इन चारों पत्तों में से जब मैं पॉसिबिलिटी निकालूँगा बेगम के पत्ते की, इन चारों में से जब मैं बेगम की पॉसिबिलिटी निकालूँगा तो बेगम की पॉसिबिलिटी 0 होगी। ये तो असंभव घटना होगी ना, बेगम तो है ही नहीं इसमें, निकाल कैसे लोगे? समझ रहे हैं? तो प्रोबेबिलिटी किसकी? बेगम के पत्ते की। बेगम का पत्ता हो, बेगम का पत्ता हो, इसकी पॉसिबिलिटी 0 है ना? लिखो कैसे? बेगम के पत्ते हैं कितने? 0, है ही नहीं बेगम पत्ता, वो तो बाहर गया, फेंक दिया हमने तो, है ना? तो बेगम के पत्ते अब रह कितने गए? 0। कुल पत्ते कितने? 4, तो 0/4 क्या होता है? 0। नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि यह एक असंभव घटना है और हम जानते हैं कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। ऐसे भी करके चाहो तो कर सकते हैं। तो ये हो गए जी हमारे 15 क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगर आगे कराएँगे तो। नहीं तो कल करा देंगे, टाइम लगेगा इनमें। ज़्यादा क्वेश्चन है। चलिए बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो हम कल कर लेंगे।
ठीक है? तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।